हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 की साइंस की, और जैसा कि फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो कि है आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो जो भी वस्तुएं आपके आसपास आपको दिख रही हैं वो सारी जिनमें कि आपका द्रव्यमान है और जो स्थान को घेर रही हैं यानी जिनमें आयतन होता है वो सभी आपकी पदार्थ की श्रेणी में आती हैं। बात आती है वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो उनकी अवस्था के आधार पर किया जा रहा है कि वो किस अवस्था में पाई जाएंगी। ठीक है, तो तीन तरह से इस प्रकार से हम पदार्थ की अवस्थाएं यहाँ पर देख रहे हैं, मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और आपकी गैसेस स्टेट। ओके, तो इन तीनों अवस्थाओं को बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया था कि आपकी सॉलिड स्टेट की बात की थी, आकार आयतन आपका निश्चित होने वाला है यहाँ पर, और साथ ही साथ जो अंतरा आणविक स्थान है वो बहुत कम है अणुओं के बीच में, यानी कि जिन कणों से मिलकर के वो ठोस बना हुआ है वो कण इस प्रकार से बहुत पास पास सिचुएटेड है और उनके बीच में जो स्थान है वो बहुत ही कम है। साथ ही आकर्षण बलों की बात कर रहे हैं तो ये जो कण है आपस में ये प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े हुए हैं आपस में। ओके, इस संपीडितता की बात करते हैं यहाँ पर, तो जो आपका ठोस होता है वो संपीडित नहीं हो पाता, यानी कि उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमने बोला कि क्या ये बह सकते हैं, क्या बहने का गुण इनमें है? तो बहने का गुण नहीं है। किसी भी ठोस वस्तु को अगर आप कहीं पर रख देते हैं तो वो वैसी ही रहती है, वो बहती नहीं है। ठीक है ना। साथ ही साथ हमने द्रव अवस्था की बात की थी, यानी कि लिक्विड। तो लिक्विड में क्या होता है? आकार उसका अनिश्चित होता है, यानी कि वो जिस बर्तन में डाले जा रहे हैं उन्हीं का आकार ग्रहण कर रहे हैं। वहीं पर आयतन की बात करें तो आयतन इनका निश्चित होता है। ठीक है, कणों की स्थिति की बात करेंगे तो कणों के बीच में जो स्थान पाया जाता है जिसको आप अंतराण्विक स्थान भी कहते हैं, वो स्थान आपके ठोसों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है, यानी दूर दूर सिचुएटेड होते हैं पार्टिकल्स। साथ ही में जो आकर्षण का बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अणुओं के बीच में लग रहा है वो प्रबल प्रकृति का होता है, यानी बहुत स्ट्रांग होता है यहाँ पर आप कह रहे हैं। और किससे ज्यादा स्ट्रांग होता है? गैस से स्ट्रांग होता है। जबकि अगर आप ठोसों के साथ इनकी तुलना करें तो वो आकर्षण बल थोड़ा दुर्बल प्रकृति का हो जाता है ठोसों की अपेक्षा। ठीक है, साथ ही साथ जब बहने के गुण की बात करते हैं तो द्रव आपका बहते हैं, और ये बहते कैसे हैं? ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। जबकि अगर हम इनमें संपीडितता की बात करें तो ये नगण्य रूप से संपीड़ित होते हैं, या बहुत कम हद तक, एक मात्रा तक इनको संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, इतने सारे गुण पढ़ने के बाद हम गैसेस स्टेट पर आए थे, जहां पर हमने बोला कि जो आपका आकार आयतन यहाँ पर होने वाला है पदार्थ की इस अवस्था में, वो दोनों ही अनिश्चित होंगे। दोनों ही में ही क्या है? न तो आयतन निश्चित है न ही आकार निश्चित है। ठीक है, कणों की या अणुओं की स्थिति की बात करेंगे तो वहां पर स्थान जो है कणों के बीच में वो बहुत अधिक है, और आकर्षण का बल आपका बहुत ही दुर्बल प्रकृति का है यहाँ पर। ठीक है, संपीडिता इनकी बहुत ज्यादा होती है, यानी इनको बहुत अधिक संपीडित किया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में गैस को आप संपीडित करके एक छोटे से कंटेनर में रख सकते हैं। अगर बहने की बात की जाए तो बहने का गुण इनमें इस प्रकार से होता है कि ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती हैं, किसी भी दिशा में बहती हैं। इनके लिए कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है फ्लो के लिए। ठीक है, तो इतना सारा हमने इसमें पढ़ा था। रिजिडिटी आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, जो आप कहते हैं कि ठोस बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, जबकि द्रव और गैसों में ये दृढ़ता देखने को नहीं मिलती है। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस क्लियर है। इसके बाद हमने डिफरेंसेस देखे थे अलग अलग आधार पर, जहां पर आपने शेप और वॉल्यूम, एनर्जी की बात की। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो वो लोएस्ट होती है सॉलिड में, लिक्विड में मीडियम होती है, और गैसेस में आपके हाईएस्ट एनर्जी देखने को मिलती है। वहीं पर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे, सॉलिड में आपका रेगुलर और क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, जबकि लिक्विड में रैंडम और लिटिल स्पार्सली अरेंज आप बोलते हैं कि मॉलिक्यूल किसी भी रूप में अरेंज है, ऐसा ही आपका गैस में आता है। ओके, फ्लूडिटी, तो ठोस आपके बहते नहीं है, जबकि ये बहते हैं द्रव ऊपर से नीचे की ओर, और गैस जो आपके होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। मूवमेंट की बात करते हैं तो नेग्लिजिबल मूवमेंट होता है इन सॉलिड, जबकि लिक्विड डिपेंड करता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पे, और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ओके, देन आपका इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन वही है आकर्षण का बल, और जो अंतर आणविक स्थान है। डेंसिटी, घनत्व मैक्सिमम होती है सॉलिड्स में, मीडियम रेंज होता है आपका लिक्विड में,
और आपका गैस में मिनिमम डेंसिटी देखने को मिलती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी विसरण की जो दर है वो ठोसों में नेग्लिजिबल होती है, इनका विसरण बहुत कम मात्रा में होता है या नहीं होता है, आप ऐसा कहते हैं। वहीं पर जो द्रव होते हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है उनके इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स पर, और वहीं पर इनका गैस का जो विसरण होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक अंतर तक पढ़ लिया था पूरा। ठोस, द्रव और गैस अवस्था में अंतर भी स्थापित कर लिया था। इस आधार पर, इन गुणों के आधार पर आप किसी भी पदार्थ को जब आप देखेंगे, अच्छा इसमें ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, अगर आप सारी प्रॉपर्टीज को उसमें देखते हैं, उसके आधार पर अगर उसका फिक्स शेप है, वॉल्यूम है, एनर्जी लोएस्ट है, कंप्रेसिबल डिफिकल्ट है उसको कंप्रेस करना, रेगुलर और क्लोज अरेंजमेंट वहां पर आपको दिख रहा है, फ्लो नहीं करता है, आपका मूवमेंट वहां पर नहीं है, और इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है, अट्रैक्शन का फोर्स मैक्सिमम है, डेंसिटी आप कह रहे हो बहुत ज्यादा है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन नेग्लिजिबल है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको किसी पदार्थ में दिखती हैं तो आप कहेंगे ये पदार्थ कैसा है, ठोस अवस्था में। ठीक है, सेम जब आप क्या करेंगे, नो फिक्स शेप बट हैज वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम, एंड साथ ही में मीडियम रेंज का आपका एनर्जी होने वाला है, नियरली डिफिकल्ट कंप्रेसिबल है, यानी कि कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल है, या आप क्या कहेंगे कि कंप्रेसिबल है, कोई कोई लिक्विड कंप्रेसिबल होते हैं, रैंडम इनका आपका अरेंजमेंट होने वाला है मॉलिक्यूल्स का। इसके अलावा फ्लो की बात आप करते हैं कि फ्लूइडिटी किस प्रकार से है, तो ये फ्लो करते हैं हायर टू लोअर लेवल पे। ठीक है, इस तरह से। देन आप मूवमेंट की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स पर। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की बात करते हैं तो इंटर पार्टिकल स्पेस आपका ज्यादा होता है ठोसों की अपेक्षा, वहीं पर अट्रैक्शन होता है वो कम होता है ठोसों की अपेक्षा, डेंसिटी मीडियम रेंज की होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर किसी भी मैटर में आने वाली हैं तो आप कहते हैं कि ये जो पदार्थ होगा वो आपके द्रव अवस्था में। ठीक है, सेम आप किसमें बोलेंगे, जब आपको ये सारी जितनी भी गैस में आपकी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं ये आपको किसी पदार्थ में देखने को मिलेंगे तो आप कहेंगे वो पदार्थ आपका गैसीय अवस्था में है। क्लियर है? इतना यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद आगे कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या है। ठीक है, a physical property is that aspect of the matter that can be observed or measured without changing its nature or composition। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, भौतिक गुण जिसको आप कह रहे हैं, जिसके कारण, यानी कि आप पदार्थ को देख रहे हैं एज इट इज, ये पेन रखा हुआ है, आपको इसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं, आपको आकार दिख रहा है इसमें, आप कह रहे हैं इसका कुछ आयतन भी है, इसमें द्रव्यमान भी है कुछ, इसमें कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, परिवर्तन नहीं लाए, आपने इसको काटा नहीं, या आपने इसको बहुत ज्यादा हीट नहीं दी, आपने इसको किसी और के साथ मिक्स नहीं किया, ये एज इट इज रखा हुआ है, इसका कलर हो गया, इसका शेप हो गया, इसकी स्मेल किस प्रकार की होगी, तो ये सारा इसका फिजिकल नेचर, भौतिक प्रकृति में आएगा। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, कितना अमाउंट में मैटर इसमें प्रेजेंट है ये इससे इंडिपेंडेंट है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड अपीयरेंस, दिखने में कैसा है, कलर की बात करते हैं, रंग की, ऑर्डर जो गंध होती है उसकी बात करते हैं, डेंसिटी घनत्व कितना है इसका, टेक्सचर क्या है उसकी बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, और विलेयता की बात करते हैं। तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, फिजिकल नेचर के अंतर्गत आते हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एक भौतिक संपत्ति, या आप जिसको क्या कह रहे हैं भौतिक गुण, पदार्थ का वह पहलू है, गुण इसे आप लिखेंगे, पदार्थ का वह पहलू है जिसे उसकी प्रकृति या संरचना को बदले बिना देखा या मापा जा सकता है। ओके, यह मौजूद पदार्थ की मात्रा से स्वतंत्र है। भौतिक गुणों में उपस्थिति, रंग, गंध, घनत्व, बनावट, गलनांक, क्वथनांक, घुलनशीलता आदि शामिल है। ठीक है, इसको विलेयता भी लिखते हैं। ओके, चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हमने क्या बोला, जो भी पदार्थ है आपका वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। अब इन कणों में कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगी, कुछ ना कुछ गुण होंगे। ठीक है ना, मैंने कहा ये पेन है, ये पदार्थ है, और ये पेन जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना। ठीक है, इन कणों के क्या क्या गुण है, ये किस प्रकार से इस पेन में स्थित है, इनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले हम पदार्थ की बात करते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। पदार्थ क्या है? कोई भी वो वस्तु जो स्थान घेर रही है, जिसमें द्रव्यमान है, वो पदार्थ की श्रेणी में आएगा। ओके, एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हियर, टेस्ट एंड ऑल्सो स्मेल इज मैटर। कोई भी वो चीज जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसका हम स्वाद ले सकते हैं और जिसकी हम स्मेल ले सकते हैं, यानी सुगंध जिसकी हमें मिले, वो सारी चीजें आपकी किस श्रेणी में आती हैं? पदार्थ की श्रेणी में आती हैं। ओके, इट इज मेड अप ऑफ रियली टाइनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द आई। ओके, इतने छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से ये मिलकर के बना होता है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। समझ रहे हैं? तो ये सब आपका पदार्थ के बारे में है। पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है, यानी कि आयतन भी है उसमें, और वह सब कुछ यानी कि वो सभी चीजें जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं और सूंघ भी सकते हैं, वह पदार्थ है। ओके, इसके अलावा यह वास्तव में बहुत छोटे कणों से बना होता है जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ओके, तो जब हम आपको छोटे छोटे कणों की बात करेंगे, उन छोटे कणों को भी हम आगे जाके स्टडी करते हैं कि उनको बोला क्या जाता है। यहाँ पर हम उनको कण ही बोलेंगे कि कण से मिलकर के आपका कोई भी पदार्थ बना हुआ है। ठीक है, तो उस कण में क्या क्या गुण होंगे उनकी बात करेंगे। पहले आप पदार्थ के बारे में इन चीजों, इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, फिर हम कणों पर आएंगे। ओके, चलिए, तो आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं जिनको आप देख पा रहे हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप सुन रहे हैं और जिनका आप स्वाद ले पा रहे हैं, जिनको आप सूंघ रहे हैं, वो सारे पदार्थ हैं। साथ ही साथ आप क्या बोल रहे हो कि हमने किसी भी वस्तु को उठाकर वेइंग मशीन में रखा है, उसका वेट आ रहा है, कुछ मास है उसमें, यानी कि वो कहीं पर रखे जाने पर स्थान घेर रही है, यानी उसमें आयतन भी है, तो वो आपका मैटर यानी कि पदार्थ की श्रेणी में आएगा। और उस पदार्थ, अगर जिस स्क्रीन को आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, तो यानी कि उन कणों में क्या क्या गुण होंगे उनकी हम बात करेंगे। और जब आपने स्क्रीन की बात की कि हाँ हम टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो ये टीवी स्क्रीन जो है इसमें द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ मास है इसका, साथ ही ये एक जगह भी घेर रही है, स्थान घेर रही है, तो यानी इसमें आयतन भी है। तो द्रव्यमान और आयतन चूंकि दोनों है इसमें, तो आपकी जो टीवी स्क्रीन है वो क्या है? एक मैटर है, यानी कि पदार्थ है। ठीक है, चलिए, पदार्थ की हमने विशेषताओं की बात की, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसमें लक्षण है वो क्या क्या है। सबसे पहले, अ पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले जब पदार्थ शुरू करवाया था तो मैंने आपको ठोस, द्रव, गैस तीनों के इस प्रकार से कणों की स्थिति बताई थी। तो आपको एक चीज बताई थी कि जो भी आपका अवस्था भले आपकी परिवर्तित होगी, कि ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैसेस हो सकती है, कोई भी स्टेट हो सकती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तीनों अवस्थाओं की। ये आपका ठोस है यानी कि सॉलिड, ये आपका लिक्विड है यानी कि द्रव, ये आपका हो गया गैस। तो ये तीन अवस्थाएं हो गई आपकी। इन तीन अवस्थाओं में हम कह रहे हैं हमने कोई पदार्थ लिया है, ये आपकी तीन वस्तुएं हैं, ये पदार्थ की श्रेणी में है, और इन तीनों में छोटे छोटे कण हैं जिनसे ये मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, एक पदार्थ जो सॉलिड है आपका, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से आप छोटे छोटे कण व्यवस्थित कर देंगे ठोस के अंदर। ओके, आप लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड में भी कण है और ये कण इस प्रकार से व्यवस्थित है। आप द्रव की बात, आप गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस में भी आपके कण हैं। पहला गुण कहता है कि जो आपका कोई भी पदार्थ है, ठीक है, वो कणों से मिलकर के बना हुआ है, और वो कणों में गुण क्या है कि वो कण एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं, यानी उनके बीच में स्थान पाया। पदार्थ की अवस्थाएं बदल गई, समझ रहे हैं? पदार्थ की अवस्थाएं बदल गई, कणों की स्थिति बदल गई, लेकिन तब भी उनके बीच में स्थान था। जब हम ठोस की बात करते हैं यहाँ पर, तो वो स्थान बहुत कम होता है
जिसको कि हम देख नहीं पाते, इस स्थान को भी हम पता नहीं कर पाते ऐसे देखने पर, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी स्थान है। ठीक है, यहाँ पर द्रवों के बीच में, जब हम क्या कह रहे थे कि आपने पानी में चीनी मिला दी और पानी में चीनी डालने पर जो पानी है उसका स्तर नहीं बढ़ता। ग्लास में आपने पानी रखा, मार्क कर लिया उसको कि कहाँ तक पानी का स्तर है ग्लास में। अब ये सपोज ग्लास है, आपने इसमें पानी डाला, यहाँ तक इसका स्तर था। ठीक है, यहाँ पर आपने मार्क कर लिया, अभी आपने इसमें कुछ चीनी मिला दी, इसका स्तर लेवल नहीं बढ़ा, पानी का लेवल उतना ही रहा। इसका मतलब क्या है, कुछ तो खाली जगह थी वहां जहां पर वो चीनी मिल गई, चीनी के कण वहां पर जाके बैठ गए। तो वो खाली जगह कहाँ थी, वो खाली जगह इन पानी, ये पानी है सपोज, इस पानी के कणों के मध्य वो खाली स्थान, समझ रहे हैं। तो उस खाली स्थान में ही आपकी चीनी घुल गई। गैसेस में आप बात करते हैं तो गैसेस में जिस प्रकार से विसरण आपको देखने को मिलता है, तो उससे समझ आता है कि हाँ वहां पर भी जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर स्थित। तो यानी कि पदार्थ के जो कण हैं, उन अगर हम दो कणों को लेकर के चले तो दोनों ही कणों के मध्य में स्थान है। अब वो डिपेंड करता है कि उसकी अवस्था किस प्रकार की है, तो उसके हिसाब से आपका जो स्पेस है वो वेरी करेगा। यानी कि अगर ठोस अवस्था है तो वो पदार्थ के कणों के मध्य में जो स्थान है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर आप द्रव अवस्था की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा स्थान। और यहाँ पर जैसे आप गैसीय अवस्था में देख रहे हैं, कण बहुत दूर दूर स्थित है। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर कणों के बीच में बहुत अधिक स्थान। ठीक है, तो पहला गुण क्या है कि कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, इसका से this characteristic is one of the concept behind the solubility of a substance in other substances. For example, on dissolving sugar in water, there is no rise in water level because the particles of sugar get into the interparticle spaces between the water particles. ठीक है, क्या कहा जा रहा है, आप इस गुण को या इस विशेषता को इस प्रकार से समझ सकते हैं जिस प्रकार से एक पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ घुल जाता है। जैसे कि हमने क्या देखा है कि चीनी को पानी में डालने पर पानी का जो स्तर था उसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। यानी कि चीनी के कण कहाँ चले गए, जो पानी के बीच में अंतरा कण स्थान था, अंतरा आणविक स्थान था, वहां पर चीनी के कण जाकर के बैठ गए। ठीक है, सपोज ये आपका पानी का ग्लास है, ठीक है, इसमें पानी था, ये पानी है, तो पानी के कणों के बीच में स्थान होगा। हमने कहा द्रव अवस्था में स्थान थोड़ा ज्यादा होता है ठोस की अपेक्षा। हमने इसमें चीनी डाली और वो चीनी के कण इन रिक्त स्थानों पर आकर बैठ गए, इसीलिए क्या नहीं हुआ, पानी का जो स्तर था वो पहले भी इतना ही था, जब हमने चीनी मिला दी तब भी वो स्तर उतना ही रहा, उसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। इससे क्या समझ आता है कि पानी जो कि एक पदार्थ है वो कणों से मिलकर के बना हुआ है। जो ये ब्लू कलर के कण आपको दिख रहे हैं, और इन ब्लू कण के पार्टिकल जो है, ब्लू कलर के पार्टिकल, उनके बीच में रिक्त स्थान था जिसमें चीनी जाकर के बैठ गई है, यानी कि घुल चुकी है। ओके, तो इतना आप लोग नोट करेंगे। यह विशेषता किसी पदार्थ की अन्य पदार्थों में घुलनशीलता के पीछे की अवधारणाओं में से एक है। उदाहरण के लिए चीनी को पानी में घोलने पर पानी के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि चीनी के कण पानी के कणों के बीच के अंतर कण स्थान, या आप इसको क्या लिखेंगे, अंतरा आणविक स्थान में चले जाते हैं। अंतरा आणविक स्थान या अंतरा आणविक रिक्त स्थान भी आप इसे कहते हैं, इसमें वो कण चले जाएंगे। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जो कि क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, पदार्थ के जो कण होते हैं ये हमेशा गति की अवस्था में रहते हैं। ये मूवमेंट जो होगा वो कम ज्यादा होगा, डिपेंड करेगा फिर से आपकी पदार्थ की भौतिक अवस्था पर कि पदार्थ की भौतिक अवस्था कौन सी है। जैसे हम कह रहे हैं कि ये पेन है आपका, ये ठोस अवस्था में, ये पदार्थ भी है, आपने कई बार कई क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। मैं बार बार इसी पेन का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि आप इसको देख पा रहे हैं, मैं इसको टच कर पा रही हूँ, आपके पास स्वयं का पेन होगा, आप उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, तो ये पेन है या आपके पास जो पेन है वो कणों से मिलकर के बनी हुई है, और कह रहे हैं कि वो कण जो है वो लगातार गति कर रहे हैं। लेकिन हमें देखने पर इस पेन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर कण आपस में गति करें। अगर इनमें गति हो रही है तो ये पेन तो मूव ही नहीं कर रहा है। अगर मैंने इसको टेबल पे रखा है तो ये एज इट इज है,
ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसकी जो इसका कैप है वो कहीं जा रहा है, हिल रहा है, या मूवमेंट कहीं पर हमें दिख रहा है। लेकिन ये ठोस अवस्था में है, क्योंकि इसलिए जो मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाता है, और इतना कम होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट वहां पर होता है पर बहुत कम होता है। कहीं कहीं पर आप नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि मूवमेंट नगण्य हो रहा है, लेकिन तब भी पदार्थ के जो कण है वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यू। ठीक है, ऐसा हमें जो द्रव अवस्था में है उनकी थोड़ा मूवमेंट बढ़ जाती है, और जब आप गैसीय अवस्था की बात करते हैं तो वहां पर मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, और आप कहते हैं कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट हो रहा है, गति हो रही है, मतलब एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, और वो गतिज ऊर्जा आपके ठोसों में बहुत कम होगी, द्रव में थोड़ा ज्यादा होगी, और गैसों में सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए उनका विसरण भी बहुत तेजी से हो रहा है। विसरण क्या हो रहा है, जैसे आपने यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पे परफ्यूम की बोतल खोली सपोज, ठीक है, और आपको कोई दूर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको भी स्मेल चली गई, तो यानी कि हवा के माध्यम से विसरित हुई है वो सुगंध, जो वहां तक पहुंची है। तो हवा के जो पार्टिकल हैं वो मूव कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली मोशन में है। इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जिसके कारण वो परफ्यूम की स्मेल को भी अपने साथ मूव करके ले गए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, आप कह रहे हो मूवमेंट, फिर मूवमेंट भी किस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन से वहां पर पदार्थ की अवस्था हो रही है, उसके आधार पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बदलेगी और मूवमेंट चेंज होगा। ओके, तो पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज इन मोशन, पार्टिकल ऑफ द मैटर शो कंटिन्यूअस रैंडम मूवमेंट ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी दे पजेस। क्या कहा जा रहा है, उनमें जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा है, उसके कारण वो कंटिन्यूअसली रैंडम मूवमेंट में होते हैं, किसी भी तरह से मूव करते हैं। और राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो वो रैंडमनेस बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं, हम जब विसरण को पढ़ते हैं तो विसरण में भी हम यही पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कि जब तापमान बढ़ाया जाएगा तो तापमान बढ़ाने से क्या होगा, विसरण की दर भी बढ़ जाएगी। विसरण की दर मतलब कि जो विसरित हो रहा है, विसरण का सिंपल मीनिंग होता है फैलना। फैलेगा कब, जब कण दूर दूर भागेंगे आपके। दूर कब भाग रहे हैं, जैसे आप कहते हो कि गरम गरम खाने की स्मेल बहुत दूर तक आती है, क्यों, क्योंकि विसरण दूर तक हो रहा है। विसरण दूर तक क्यों हो रहा है, क्योंकि तापमान आपने बढ़ाया है। गर्म खाने से क्या मतलब है कि तापमान बढ़ा है उसका। ठीक है, तो तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो और विग्रसली रैंडम मोशन करने लगते हैं। ओके, A rise in temperature increases the kinetic energy of the particles, making them move more vigorously. Okay, so पदार्थ के कण हमेशा गति में रहते हैं। पदार्थ के कण अपनी गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर यादृच्छिक गति करते दिखाई देते हैं या गति दिखाते हैं। तापमान में वृद्धि से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वे अधिक तेजी से चलते हैं या मूव करते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। ये जो कणों की आप विशेषताएं पढ़ रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है आपको समझना, तभी आप ठोस, गैस और आपका लिक्विड यानी कि जो द्रव है, उन तीनों ही अवस्थाओं में अच्छे से अंतर स्थापित कर लेंगे। और क्योंकि हम पदार्थ को और अच्छे से पढ़ने वाले हैं आगे की क्लासेस में, जब आप कण को समझ लेंगे, फिर कण को और छोटा करेंगे, करके देखेंगे कि कण के अंदर भी क्या क्या चीजें आ रही हैं, फिर उनको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है आपकी, वो क्या है कि वो जो दो कण थे जिनकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं दो ही कण लेके चल रही हूँ। पदार्थ आपके लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितने कणों से मिलकर के बना होता है। मैं दो कण की बात कर रही हूँ, दो कणों के बीच में स्थान भी था, वो दो कण रैंडमली मूव भी कर रहे हैं। अब वो ही दो कण एक दूसरे से आपस में आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिनको आप अंतरा आणविक आकर्षण बल भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर के बना हुआ है। जिस प्रकार से एक पूरी दीवार है, जिस क्लासरूम में आप बैठे हो उस वॉल को देखिए, उस पर अभी तो सीमेंट हो गया होगा, ऊपर से कलर भी हो रखा होगा, पेंट वगैरह, लेकिन वो अंदर से किससे मिलकर के बनी हुई है, ईंटों से मिलकर के बनी हुई है। तो दीवार आपका एक पदार्थ हो गया, जिस प्रकार से वो ईंटों से मिलकर के बना हुआ है, इसी प्रकार पदार्थ आपका कणों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, उस ईंट की हम क्या देख रहे हैं, गुण देख रहे हैं, क्या क्या उसमें लक्षण है, विशेषताएं हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ईंट आपका क्या है, कण है। कण, एक ईंट दूसरे ईंट से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन थोड़ा स्थान होता है उसमें। ठीक है, फिर उसमें
सीमेंट वगैरह भर करके उसको बंद किया जाता है, लेकिन ईंटों के बीच में स्थान है और एक ईंट दूसरी ईंट से जुड़ भी रहा है। ओके, और तीसरी गुण क्या बोला उन्होंने कि मूवमेंट भी यहाँ पर होता है जो पदार्थ के कण होते हैं उनमें। ओके, सो आप क्या कह रहे हैं, जो कण है एक कण दूसरे कण को अपनी तरफ आकर्षित करता है या इन दोनों के बीच में एक बल पाया जाता है जिसको हम अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ये ठोसों में बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलता है। प्रबल आकर्षण बल के द्वारा आपके ठोस के जो कण हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसी कारण ठोस की एक दृढ़ संरचना है, वो कठोर है और आप क्या कहते हैं कि उसका अपना एक शेप है जिसको वो रिटेन करने की कोशिश करता है। जो ये पेन है इसमें दृढ़ता है, क्यों? क्योंकि इसके जो छोटे छोटे कण हैं इनके बीच में जो आकर्षण का बल है वो बहुत ही प्रबल प्रकृति का है, यानी कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। जब मैं द्रव की बात कर रही हूँ वो अट्रैक्शन का फोर्स वहां पर वीक हो रहा है, साथ ही साथ कण दूर दूर जा रहे हैं तो मैं इजीली पानी में हाथ मार पा रही हूँ, लेकिन उससे इजीली मैं हवा में यहाँ पे हाथ लहरा पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवा के जो कण है वो एक तो दूर दूर स्थित है, दूसरा कणों के मध्य जो आकर्षण का बल है वो बहुत ही दुर्बल प्रकृति का है, यानी कि वीक है। इस वजह से क्या हो रहा है, इजीली हम अपना हाथ हिला पाते हैं हवा। ओके, तो क्या हो गया है आपका, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो कण होते हैं पदार्थ के वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटर पार्टिकल फोर्स, सभी जो पदार्थ होते हैं उनमें एक अंतरा आणविक बल पाया जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल जो होता है, एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल, जो कणों के मध्य कार्य करता है। टू ब्रेक अ सब्सटेंस वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिफर्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। क्या कहा जा रहा है, मुझे इस पेन को तोड़ना है तो मुझे करना क्या है, जो कण यहाँ पर हैं इन दोनों कणों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उस आकर्षण के बल को तोड़ना है। यानी कि अगर उस बल की मात्रा 5 न्यूटन है सपोज, तो मुझे 6 न्यूटन तक का फोर्स अप्लाई करना हो। समझ रहे हैं, यानी कि जितनी आकर्षण बल की मात्रा है मुझे उससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ताकि वो जो आकर्षण का बल है वो टूट सके और दोनों कण अलग हो। समझ रहे हैं, अगर मुझे इस पेन को तोड़ना है तो जितनी मजबूती से ये कण आपस में जुड़े हुए हैं मुझे उससे ज्यादा अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये पेन टूट सके। ठीक है, यही कहा जा रहा है। तो प्रत्येक पदार्थ में कणों के बीच एक अंतर कण आकर्षण बल कार्य करता है। किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए हमें इस बल पर काबू पाने की जरूरत है या इस बल से अधिक बल लगाना पड़ता है। बल की शक्ति एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भिन्न होती है, यानी इस पेन के कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो कुछ और होगा, जो आपके आगे स्क्रीन लगी हुई है इसके कणों के मध्य आकर्षण बल कुछ और होगा, आपकी डेस्क है उसका आकर्षण बल कुछ और होगा कणों का। सभी जो पदार्थ होते हैं हवा के कणों के बीच में आकर्षण बल कुछ और है, पानी के कणों के बीच में आकर्षण बल कुछ और है। तो इस प्रकार से आकर्षण बल क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस है और कौन सी उसकी अवस्था है। क्लियर? तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में भौतिक गुणों की बात की पदार्थ की, साथ ही साथ हमने बोला कि पदार्थ के जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, उन कणों की कुछ विशेषताएं हैं, उनकी 3 जो विशेषताएं हैं मुख्य वो यहाँ पर हमने पढ़ी। आपको अच्छे से यहाँ तक रिवाइज करना है। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।